ये है उत्तराखंड और ये है देहरादून में बहने वाली सोंग नदी। इस सोंग नदी के दाहिनी ओर है घुरसन और रंगण गांव और इस नदी के बाईं ओर है खलंगा के जंगल और कुल्हान गांव। एक तरफ जहां घुरसल और रंगण गांव के 534 परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ खलंगा के जंगलों को काटने की तैयारी चल रही है ताकि सोंग नदी पर डैम बनाया जा सके। और यहाँ जो पानी इकट्ठा होगा वो खलंगा और सहस्त्रधारा रोड के रास्ते कुल्हान गांव पहुंचाया जा सके, जहां एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा और इसी प्लांट से पूरे देहरादून के लोगों की पानी की समस्या सॉल्व होगी। सोंग नदी पर डैम बनने से अगले 50 सालों तक पूरे देहरादून के वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन इसकी एक कीमत है। घुरसन, रंगण, सौंदना जैसे गांव, सहस्त्रधारा रोड के पेड़ और खलंगा के जंगल। सहस्त्रधारा रोड पर पहले से ही 2-3 हजार पेड़ कट चुके हैं और अब बारी है खलंगा के जंगलों की। प्यास बुझाने के लिए सांसों को छीनने का काम चल रहा है। खलंगा के जंगल में आज मैं खड़ा हूँ। सहस्त्रधारा के पेड़ों के कटने पर जब स्थानीय लोग हाईकोर्ट पहुंचे तो जवाब आया कि अब तो पेड़ कट चुके हैं, तो प्रोटेस्ट किस बात का। लेकिन जब वहां के लोग खलंगा के जंगलों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अभी पेड़ कटे नहीं तो प्रोटेस्ट किस बात का। ये बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, उस जंगल के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की है। उस जंगल में जो अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं उनकी है और वहाँ के पूरे बायोडाइवर्सिटी की है, जो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से खतरे में है। और यही दिक्कत पूरे उत्तराखंड की है। लोग आज की बेसिक नीड्स को चुने, जैसे बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, या उत्तराखंड के भविष्य को चुने जो पूरी तरीके से वहाँ के पेड़, पहाड़ और पानी पे निर्भर है। उत्तराखंड में जो आज की ज़रूरतें हैं उसके लिए चाहिए डेवलपमेंट, और अगर वहाँ डेवलपमेंट होगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ज़रूर होगा। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ तो नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड तीनों बढ़ेंगे। अगर ये तीनों बढ़े तो उत्तराखंड में आएगा डिस्ट्रक्शन और डेप्रिवेशन। अगर डेप्रिवेशन आएगा तो वहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत फिर पड़ेगी और ये साइकिल लगातार बार बार चलता रहेगा। उत्तराखंड इस कॉबवेब या मकड़ जाल में कैसे फंसा और कैसे इस मकड़ जाल से बाहर निकल सकता है, अगर इसको समझना है तो हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समझनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री से। नाइनटीन सेंचुरी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र थी तिब्बत के ट्रेड रूट पर, और इसी ट्रेड रूट का इम्पॉर्टेंट पार्ट था उत्तराखंड का लेपू लेक पास, जो तिब्बत और उत्तराखंड को कनेक्ट करता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक ये सारा एरिया भीमसेन थापा के कंट्रोल में था, जो एक गोरखा किंग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने राज्य को बचाने के लिए भीमसेन थापा लगातार वेस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार ईस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रही थी। और इसी बीच गोरखा और ब्रिटिशर्स में युद्ध शुरू हुआ जो 2 सालों तक चला। फाइनली 1816 में ब्रिटिशर्स ये युद्ध जीत गए और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सिगौली, जिसमें ब्रिटिशर्स गोरखा राज्य के कुछ जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और इन्हीं जमीनों को आज हम बोलते हैं उत्तराखंड। अंग्रेजों के उत्तराखंड में एंट्री के बाद उत्तराखंड में बहुत कुछ बदल गया। उनको तिब्बत जाने का तो रास्ता मिल ही गया, लेकिन साथ में मिला उत्तराखंड के रिसोर्सेज, खासकर पेड़। अंग्रेजों ने वहाँ के पेड़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया के रेलवे लाइंस बनाने में किया, ताकि वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ढो पाएं। रेलवे ट्रैक्स हो या सीट्स, इन दोनों को बनाने में मजबूत लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी और ये ज़रूरत पूरी हुई उत्तराखंड के पेड़ों से। जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो अंग्रेज़ों का विरोध भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड के जंगलों पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल बढ़ता गया और वहाँ के जो लोकल्स थे उनके राइट्स कम होते गए। इसी कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए 1865 में अंग्रेज एक कानून लेके आते हैं, फॉरेस्ट एक्ट 1865। इस कानून की मदद से उत्तराखंड के जंगलों पर पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है। अगर वहाँ के स्थानीय लोगों को जंगल से लकड़ियाँ लेनी हो या अपने जानवरों को ले जाना हो जंगलों में चराने के लिए, तो उन्हें अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ती थी। इसी से मिलती जुलती चीज आपने एक फिल्म में देखी होगी, कांतारा, जहां गांव के लोगों को एक फॉरेस्ट ऑफिसर रोकता रहता है जंगलों में जाने से। पेड़ काटने से क्या नुकसान होते हैं ये लगभग सबको पता है, और उत्तराखंड जैसी जगह के पेड़ काटने से, जो पहले से ही इतनी सेंसिटिव है,
नुकसान 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। एक तरफ इन्वायरमेंट लॉस और डैमेज हुआ वो अलग, लेकिन पेड़ काटने से उत्तराखंड की जो लोकल इकोनॉमी बर्बाद हुई इसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन दिनों वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी थी वो मेनली फॉरेस्ट रिसोर्सेज, पशुपालन, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और तिब्बत के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे चलती थी। अब जैसे ही बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ, वहाँ लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। जो वहाँ की थोड़ी बहुत उपजाऊ मिट्टी थी वो भी बाढ़ की वजह से खराब होने लगी। मिट्टी खराब होने से वहाँ के लोग जो छोटी मोटी खेती करते थे धीरे धीरे वो भी कम हो गई। वहाँ के लोगों ने जो जानवर पाल रखे थे उनके लिए चारा उगना भी कम होता गया और धीरे धीरे लोगों को जंगलों में भी जाने से रोक दिया गया। इन सारी चीजों से हुआ क्या, धीरे धीरे खेती कम होती गई तो अनाज कम हुआ और जानवरों के लिए चारा कम हुआ। लोगों ने जितने जानवर पाल रखे थे वो भी कम हो गए। जंगलों में एंट्री बंद हो गई तो वहां से जो फायदा होता था वो भी बंद हो गया। जो लोग पहले जंगल, जानवर और खेती पर निर्भर थे अब वो अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे। कोई रोड बनाना हो तो ईंट और पत्थर ढोने का काम, कहीं पेड़ कटे हो तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, अंग्रेजों के लिए लोकल डिशेस बनाने का काम, और यही डेवलपमेंट का नया कॉन्सेप्ट बन गया उत्तराखंड के लिए।